Hello dear students, I am Umashankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. So today we will be discussing about factor affecting drug absorption. तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके एब्जॉर्प्शन को, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आपका क्या क्या जो फैक्टर्स है वो आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो आप सिंपल सा एक अगर लिस्ट कंटेंट देखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हमने पहले पढ़ चुका है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो हमने देख लिया है। अब हमको पढ़ना था फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, फिजियोकेमिकल फैक्टर है और फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स हैं। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैंने पहले भी बताया आपको, अभी और देख लीजिए एक बार कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब जहाँ से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिशन करने तक से लेके ब्लड में पहुँचने तक, ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचने तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देन हमने देखा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि लिपिड बाइलेयर होता है जिसमें आपका फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसराइड का बना होता है या ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। प्रोटीन भी होता है इसमें, तो लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मिक्सअप होता है। प्रोटीन जो समझ लीजिए आपका जो उसमें जो आपका गेट लगा होता है, गेट समझ लीजिए आपका एक पाथवे होता है जिसमें से आपका ड्रग या केमिकल या आयंस जो है मूव करते हैं, तो वो आपका प्रोटीन का बना हुआ है। तो आपको पूरा जो मेम्ब्रेन होता है वो आपका लिपिड का बना होता है, इसको हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है। देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पैसिव डिफ्यूजन, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो हमारा आज का मेन जो टॉपिक था वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो उसमें फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें आपका सबसे पहला आएगा एज, देन गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, इंटेस्टिनल ट्रांजिट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच, डिसीज स्टेट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंटेंट और प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो जिसको हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं। मतलब कि आपका जो फंक्शनल प्रोपोर्शन है, आपकी बॉडी का जो फंक्शनल प्रोपोर्शन है वो आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके बारे में एक एक करके। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है एज। जो आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर है उसमें से आपका फर्स्ट है एज। तो इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गैस्ट्रिक पीएच इज हाई एंड इंटेस्टिनल सरफेस एंड फ्लो टू जीआईटी इज लो। तो आपको जो बच्चे होते हैं, मतलब इन्फेंट और चिल्ड्रन, उसका गैस्ट्रिक पीएच क्या होता है, हाई होता है, और इंटेस्टिनल जो सरफेस एंड फ्लो ऑफ जीआईटी इज, तो इंटेस्टिनल सरफेस और जीआईटी का जो फ्लो होता है उसका लो होता है। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका चेंजेस दिख रहा है। वाइल इन एडल्ट, अब बात करते हैं अगर एडल्ट्स की, तो वहाँ पे क्या होता है, अल्टर्ड गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, डिक्रीज इंटेस्टिनल सरफेस एरिया, डिक्रीज गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो एंड हाइयर इंसिडेंस ऑफ ए क्लोरहाइड्रिया कॉज इम्पेयर्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन। ए क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एब्सेंस होना इन स्टमक। जो आपका स्टमक होता है उसमें अगर एब्सेंस हो जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लोरहाइड्रिया। तो उसमें क्या होता है, इस कंडीशन, इसके कारण से मतलब आपका जो आपके एडल्ट होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग चेंजेस। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो गैस्ट्रिक है, जो आपका स्टमक है, उसका खाली होना। तो उसमें क्या होता है, डिक्रीज इंटेस्टिनल सरफेस एरिया, जो आपका इंटेस्टिनल सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो, गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो जो होता है डिक्रीज होता है, एंड हाइयर इंसिडेंस ऑफ। तो इन सब कंडीशन के कारण जो आपका हाइयर क्लोरहाइड्रिया होता है, उसके कारण क्या होता है, आपका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। तो अगर एज से बात करेंगे तो आपका जो बच्चे में होता है, बच्चों में आपका गैस्ट्रिक पीएच जो होता है हाई होता है, तो उसके कारण से भी आपका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो भी आपका अफेक्ट होता है। तो आप समझ में आ रहा होगा कि आपका एज के अकॉर्डिंग भी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। देन हम बात करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मीन्स क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज द पासेज ऑफ ड्रग या पैसेज ऑफ ड्रग
फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब आपका स्टमक से खाली होके इंटेस्टाइन में जाना। तो आपका एम्प्टिंग स्टमक, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब ही हो गया आपका स्टमक का एम्प्टी होना, खाली होना। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज डिलेड व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ फूड, अगर आप खाने के साथ ही कोई ड्रग ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका जो डिले हो जाता है, आपका गैस्ट्रिक एम्प्टी डिले हो जाता है आपका को एडमिनिस्टर, मतलब फूड के साथ एडमिनिस्टर करने पे, मतलब आप इसीलिए थोड़ा रुक के ड्रग एडमिनिस्टर करना चाहिए। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग आर वॉल्यूम ऑफ मील, अगर मील का वॉल्यूम ज़्यादा है, मील मतलब खाना, कंपोजिशन ऑफ मील, कंपोजिशन ऑफ मील भी आपका वेरी करता है गैस्ट्रिक एम्प्टी को। फिजिकल स्टेट, विस्कोसिटी ऑफ मील, फिजिकल स्टेट मतलब आपके बॉडी का पॉस्चर कैसा है, टेम्परेचर ऑफ मील, बॉडी पॉस्चर, एक्सरसाइज, डिसीज स्टेट etc। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो आपके गैस्ट्रिक एम्प्टी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये हो गया आपके एक कुछ फैक्टर, मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टी भी आपका एक फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो अगर हम अफेक्शन ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका दोनों हो सकता है, कुछ बढ़ा भी सकता है, कुछ कम भी कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आपका गैस्ट्रिक एम्प्टी भी आपका चेंजेस करता है। तो यहाँ पे आपके कुछ फैक्टर है जो क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक एम्प्टी को बढ़ाता है। तो आपने वॉल्यूम ऑफ मील देखा, कंपोजिशन ऑफ मील देखा, मतलब किस किस चीज़ से आपका मील बना हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है, मीन्स उसमें कंटेंट क्या क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ मील कैसा है, टेम्परेचर ऑफ मील कैसा है, बॉडी पॉस्चर कैसा है, एक्सरसाइज, डिसीज स्टेट भी आपका वेरी करता है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। देन आपका नेक्स्ट फैक्टर है आपका इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम का मतलब है आपका कितने टाइम में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर ट्रांजिट टाइम की बात करेंगे तो सिंस इंटेस्टाइन इज़ द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी ड्रग का। मोस्ट ऑफ द ड्रग मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग इज इंटेस्टाइन। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन। लॉन्ग इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम डिजायरेबल फॉर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो अगर आपको अच्छे से एब्जॉर्प्शन चाहिए तो आपके जो इंटेस्टाइन में हमको ट्रांजिट टाइम क्या होना चाहिए, लार्जर चाहिए। मतलब आपका इंटेस्टाइन से जो मील गुजर रहा है या ड्रग गुजर रहा है तो मतलब पास हो रहा है, तो उसको उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। तो यही इसमें बोला गया कि लॉन्ग इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम इज़ डिज़ायरेबल फॉर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए, ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंटेस्टाइन में रहना चाहिए, तब जाके आपका एब्जॉर्प्शन जो है कंप्लीट होता है। डिलेड इंटेस्टिनल ट्रांजिट डिज़ायरेबल फॉर ड्रग दैट डिजॉल्व ओनली इन इंटेस्टाइन। जो ड्रग इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होता है उसी ड्रग के लिए ही आपको ट्रांजिट टाइम क्या होना चाहिए, डिलेड होना चाहिए। जैसे आपका इंटेरिक कोटेड टेबलेट, आपका इंटेरिक कोटेड टेबलेट जो होता है उसको हमको ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है, ज़्यादा इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रुके रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम स्पेसिफिक साइट ऑफ इंटेस्टाइन। अगर कोई ड्रग कोई इंटेस्टाइन के ही स्पेसिफिक साइट पे एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको जो उसका ट्रांजिट टाइम है वो हमको डिले होना चाहिए, मतलब आराम से या लॉन्गर होना चाहिए ताकि अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये होता है आपका इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम। देन हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच का। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच मतलब आपका जो जीआईटी, पूरा जीआईटी में आपका पीएच कैसा है और वो क्या अफेक्ट करता है। तो अ डिफरेंस इन पीएच इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन गैस्ट्रिक एंड कोलोन फ्लूइड। आपका गैस्ट्रिक एंड कोलोन फ्लूइड, जो आपका गैस्ट्रिक फ्लूइड है और कोलोन फ्लूइड है, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होता है, पीएच का वेरिएशंस होता है। तो जो जीआई पीएच है, जो आपका जीआई पीएच है, जो आपका स्टमक का जो पीएच है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का जो पीएच है, वो आपका आगे बढ़ते जाता है स्टमक से लेके कोलोन और रेक्टम तक। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कोलोन में भी फ्लूइड होता है, उसका भी पीएच वेरी करता है, लेकिन आपका जो गैस्ट्रिक पीएच है वो इंक्रीज होते हुए आपका स्टमक से लेके आपके रेक्टम तक चला जाता है, तो वो भी आपका वेरी करता है, जिसके कारण से आपका एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं बढ़ जाता है। द पीएच ऑफ जीआई फ्लूइड इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन सेवरल वेज। जो आपका जीआई फ्लूइड में जो पीएच होता है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कैसे आपका बढ़ाता है, डिजोल्यूशन के टाइम
में और स्टेबिलिटी के टाइम। डिसोल्यूशन मतलब जब वो घुलता है, जब वो मिलता है लिक्विड के साथ, जब अच्छे से मिलता है तब। और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, जब उसमें स्टेबिलिटी, जब वो ड्रग स्टेबल हो जाता है उस कंडीशन में। तो स्टेबिलिटी भी आपका एक अलग फैक्टर है कि आपका ज़्यादा स्टेबल ड्रग भी आपका अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसको भी हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे केमिकल फैक्टर्स। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, जबकि जीआईटी का पीएच है वो भी आपका वेरी करता है, तो आपका एब्जॉर्प्शन भी वेरी हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है डिसीज स्टेट। डिसीज स्टेट की बात करेंगे तो अगर आपका जीआई डिसीज है, आपको जीआई डिसीज है तो इन्फेक्शन सच एस अक्लोरहाइड्रिया, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया अक्लोरहाइड्रिया मतलब एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, माला एब्जॉर्प्शन या माल एब्जॉर्प्शन एंड सर्जरीज सच एस गैस्ट्रोटॉमी इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग टू ग्रेटर एक्सटेंट। तो ये आपके जो डीआई डिसीज मतलब जीआई डिसीज़ है, जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज़ है, वो भी आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपको सर्जरीज हुआ, अगर आपके स्टमक में सर्जरीज हुआ है जैसे आपका गैस्ट्रेक्टोमी और जैसे आपका माल एब्जॉर्प्शन मतलब अच्छे से तो आपका अच्छे से एब्जॉर्प्शन ना हो पाना, तो उस कंडीशन में भी आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो आपका ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये आपका डिसीज कंडीशन भी आपके एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। डिसऑर्डर सच एज हिपैटिक सिरोसिस influence bioavailability mainly of drug that undergo considerable first pass hepatic metabolism। तो कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे आपका हिपैटिक सिरोसिस इन्फ्लुएंस बायोअवेलेबिलिटी, तो ये आपके बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है कौन से ड्रग के, जो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाता है। मतलब आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो आपका होता है जिस ड्रग का, उसको क्या करता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जो आपके हिपैटिक सिरोसिस है। क्योंकि आपका क्या हो गया हिपैटिक, आपका जो हिपैटिक मतलब आप समझ सकते हैं लीवर का आपका जो डिसऑर्डर होता है, उस कंडीशन में अगर आप ऐसा ड्रग दे रहे हैं जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका ज़्यादा है, तो वो ड्रग का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट पास बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब लीवर फंक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं हिपैटिक सिरोसिस। तो इसमें आपका बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वो ड्रग का हमको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट, मतलब जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा इफेक्ट मिल जाएगा। मतलब आपका एक अमाउंट होता है जो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से उसकी बायो अवेलेबिलिटी मतलब उसका जो अमाउंट है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसा आपका एग्जांपल है प्रोप्रेनोलॉल, जो आपका हार्ट में यूज होता है, दिस इज अ बीटा ब्लॉकर ड्रग। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म मतलब सिस्टम से पहले जो मेटाबॉलिज्म होता है। प्री मतलब पहले, सिस्टम मतलब आपका जो सिस्टम है उसका उससे पहले, मतलब सिस्टम के पहले जो मेटाबॉलिज्म होता है। द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग आर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन और फर्स्ट मेटाबॉलिज्म। जो आपका बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने का मेन रीज़न क्या है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। तो आपका जो अगर आपके एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया तो आपका बायो अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही आपके जो वेरियस एंजाइम दैट प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, जो आपके कुछ एंजाइम्स है जो आप सिस्टेमिक से पहले, सिस्टेमिक में पहुंचने से पहले आपके ड्रग को एब्जॉर्ब करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, जैसे आपका गट वॉल एंजाइम, हिपैटिक एंजाइम और आपका बैक्टीरियल एंजाइम। ये सारे एंजाइम जो है आपका क्या करता है, प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म करता है, जिसके कारण से भी आपका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो ये हो गया है आपका फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स। अब हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। सेकंड है आपका फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स। इसमें हम देखेंगे ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फिज्म, स्यूडोमॉर्फिज्म और पीके ऑफ द ड्रग। तो हम फर्स्ट देखते हैं आपका पार्टिकल साइज। अगर आपका ड्रग का साइज स्मॉलर है, अगर आपके ड्रग का साइज स्मॉलर है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द पार्टिकल सरफेस एरिया बाय
माइक्रोनाइजेशन। अगर आपके पार्टिकल साइज जो है स्मॉलर है तो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया, मतलब उस ज़्यादा सरफेस एरिया लेता है, और अगर ज़्यादा सरफेस एरिया लिया तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए जैसे अपन एग्जांपल मान के चलते हैं, ये आपका ड्रग है, इसका आपका पार्टिकल साइज ज़्यादा है लेकिन ये सरफेस एरिया कम लिया। अगर उसी ड्रग को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो ये क्या करेगा, ज़्यादा जगह लेगा। ज़्यादा जगह लेगा मतलब इसका एब्जॉर्प्शन देखिए और इसका एब्जॉर्प्शन देखिए, तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, लेस रहेगा, और इसका एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज छोटा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, जब किसी चीज़ का साइज बड़ा है तो वो कम सरफेस से लेते हैं, और किसी साइज का चीज़ अगर उसी चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ दें तो वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा मतलब आपका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो आप पार्टिकल साइज समझ सकते हैं कि अगर आपका पार्टिकल का साइज स्मॉल है तो आपका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जब आपके सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है 3 से ज़्यादा, 2 या 3 से ज़्यादा को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो जब सब्सटेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब एक किसी सब्सटेंस का अगर अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो आपका जो आप देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो आपका एक ए है, ये आपका ए है, एक आपका बी है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है। अब क्लोरमफेनिकॉल का अगर हम अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म देखें तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो आपका क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है। आपका ड्रग एक ही है लेकिन उसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो भी आपका क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन का बढ़ना भी आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन का रोल है। तो जितना आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपका क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फिज्म में या एमॉर्फिज्म में किसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। देन आपका एमॉर्फिज्म। तो एमॉर्फिज्म क्या होता है, दे हैव ग्रेटर एक्वस सॉल्युबिलिटी देन दी क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो एमॉर्फिज्म होता है उसका आपका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, because the energy required to transfer a molecule from crystal lattice is greater than the required of time to crystalline solid। तो क्यों आपको ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो एमॉर्फिज्म होता है उसका जो टाइमिंग, मतलब उसका जो सॉल्युबिलिटी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपका क्रिस्टलाइन जो आपका क्रिस्टल्स होते हैं उस पर सॉल्युबिलिटी कम होती है क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो यही इसमें बताया गया है कि इसमें आपका एनर्जी रिक्वायर भी आपका जो मॉलिक्यूल crystalline form, because the energy required to transfer a molecule from crystalline lattice is greater than the required of time non crystalline solid। क्योंकि आपका जो क्रिस्टल जो होता है उसमें आपका ज़्यादा एनर्जी लगता है और ज़्यादा टाइम लगता है उसको आपका सॉल्युबल होने में एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपका जो एग्जांपल है, अगर हम बात करेंगे नो बायोसिन, ये आपका एंटीबायोटिक होता है, तो इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो ये आपका एमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन एंड हेंस एब्जॉर्प्शन फॉर डिफरेंट सॉलिड डोजेस फॉर्म इज। तो ये आपका देखिए एमॉर्फस, मेटास्टेबल और स्टेबल। तो एमॉर्फस का सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है देन मेटास्टेबल, देन आपका सबसे कम है स्टेबल ड्रग का। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म। और तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि आपका जो क्रिस्टल ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छे से नहीं होता जितना आपका एमॉर्फिज्म का होता है। उसके बाद है आपका पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होता है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है, और आयोनाइज्ड ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लो होता है। तो हम अनआयोनाइज्ड ड्रग और आयोनाइज्ड ड्रग का मीनिंग क्या समझते हैं, तो अनआयोनाइज्ड ड्रग और आयोनाइज्ड ड्रग, आयोनाइज का मतलब हो गया आयंस, प्रेजेंस ऑफ आयंस, मतलब आयोनाइज्ड ड्रग में क्या होता है आपका आयंस प्रेजेंट होता है। प्लस माइनस की बात करेंगे तो आयन प्रेजेंट होता है। तो आयन प्रेजेंट होता है इसलिए क्या होता है, आयोनाइज्ड ड्रग वाटर को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, वाटर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण से आपका एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और सेल जो होता है आपका लिपिड का बना हुआ होता है, और लिपिड का बना हुआ होता है तो इसलिए आयोनाइज्ड ड्रग क्या करता है, वाटर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण से उसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है। तो वाटर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन हुआ आयोनाइज्ड ड्रग के साथ, तो क्या होता है, सेल को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि सेल आपका लिपिड का बना होता है, और लिपिड और वाटर में क्या होती है, एक टाइप की दुश्मनी होती है, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। वहीं आपका अनआयोनाइज्ड ड्रग क्या होता है, आपके इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो वाटर को आपका
आकर्षित नहीं करता, जिसके कारण से वो ईजिली क्या हो जाता है, आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है। तो आप मान के आप ये समझ लीजिए कि अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होता है आपका हायर एब्जॉर्प्शन होता है, और आयोनाइज्ड ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लोअर होता है। तो ये आपका पार्टीशन पीएच पार्टीशन थ्योरी है या हाइपोथेसिस है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल मतलब आपका जो इंडस्ट्री में जो जैसे आपका ड्रग का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपका कैसे अफेक्ट करता है आपके एब्जॉर्प्शन को। आप बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, तो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स की बात करेंगे तो मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन फोर्स, उसके बाद नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और स्टोरेज कंडीशन। तो हम देखते हैं एक करके कि क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन की, तो मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन की बात करेंगे तो द मेथड ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस टैबलेट दैट डिजॉल्व ऑफ फास्टर रेट। तो यहाँ पे आपका मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन जब टैबलेट प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें दो टाइप का मेथड होता है। आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि एक होता है आपका ड्राई ग्रेनुलेशन, दूसरा होता है आपका वेट ग्रेनुलेशन। तो ड्राई ग्रेनुलेशन के थ्रू जो टैबलेट बनता है उसका डिजोल्यूशन रेट क्या होता है, आपका फास्टर होता है एज कंपेयर टू वेट ग्रेनुलेशन। तो आपका जो मोस्टली जो ड्रग होता है वो ड्राई ग्रेनुलेशन के थ्रू ही बनता है, जिसके कारण से आपको फास्टर एब्जॉर्प्शन मिल सके। वहीं हम बात करेंगे कंप्रेशन फोर्स की, तो इन्फ्लुएंस द हार्डनेस, डेंसिटी, पोरोसिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन ऑफ टैबलेट। जो आपका कंप्रेशन फोर्स है, जो आपका कंप्रेशन फोर्स मतलब दो डाई के बीच में जो कंप्रेशन है जिसके कारण से आपका टैबलेट पंच होता है, वो जो फोर्स होता है वो क्या करता है, आपका बढ़ाता है किसको, हार्डनेस को, डेंसिटी को, पोरोसिटी को, डिसइंटीग्रेशन को और डिजोल्यूशन को। ये सब टैबलेट के ये सब फंक्शन को क्या करता है, आपका कंप्रेशन फोर्स बढ़ा देता है। तो ये भी आपका वेरी करता है, अगर ज़्यादा आपका टैबलेट ज़्यादा हार्ड है तो आपका एब्जॉर्प्शन रेट भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स। देन अब नेचर ऑफ टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम वेरियस डोजेस फॉर्म इज द फॉलोइंग ऑर्डर: सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट। तो ये आपका एक वे है जिसके थ्रू आपका एक ऑर्डर है जिसमें आपका एब्जॉर्प्शन को बताया गया है, बायोअवेलेबिलिटी को बताया गया है। तो सॉल्यूशन आपका सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है, देन इमल्सन होता है, देन सस्पेंशन, देन कैप्सूल, देन टैबलेट, देन कोटेड टैबलेट, देन एंटेरिक कोटेड टैबलेट, देन सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट का ही मतलब होता है कि वो धीरे धीरे रुक रुक के सस्टेन होकर क्या होता है, रिलीज होता है, इसी कारण से उसका एब्जॉर्प्शन लेट होता है। तो आप पूरा कंपेयर किया जाए तो आपका जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो सबसे जल्दी आपका एब्जॉर्ब होता है। तो ये आपका नेचर हो जाता है। तो अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फॉर्म में है कोई ड्रग, तो इसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा एज कंपेयर टू टैबलेट या कैप्सूल। तो वैसे ही आपका एक पूरा ऑर्डर है जिसमें आपका सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, देन इमल्सन होगा, देन आपका सस्पेंशन होगा, देन कैप्सूल होगा, देन टैबलेट होगा, देन कोटेड टैबलेट होगा, देन एंटेरिक कोटेड टैबलेट होगा, देन आपका सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है। तो ये आपका एक ऑर्डर है जिसमें आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन एक वे में चलता है। देन हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स और आपके प्रोडक्ट स्टोरेज कंडीशन। ये भी आपका अफेक्ट करता है फार्मास्यूटिकल ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। तो ये आपका एंड होता है आपका फैक्टर्स। तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं आपका यूज़फुल होता है आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, मतलब ये आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो आपको इसको डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है। तो ये आपका रेफरेंस है, ये आपका ब्रह्मांडकर की बुक है बायो फार्मास्यूटिकल्स की, मतलब बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड फार्माकोकाइनेटिक की ब्रह्मांडकर की बुक है, जिसको आप प्रीफर कर सकते हैं। थैंक यू।